शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से, जहां एनआईए का छापा। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, संदिग्ध महिलाओं की तलाश में कानपुर पहुंची एनआईए। तो संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एनआईए की पूछताछ। आतंकी मिनहाज की निशानदेही पर छापा। अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर उमर हलमंडी के संपर्क में थी महिलाएं। तो चमनगंज, बेगमगंज, गंगागंज और जाजमऊ इलाके में पहुंची थी टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे कानपुर से सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, आपसे जानना चाहेंगे एनआईए की टीम ने जो छापे मारे हैं उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लखनऊ से 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, मिनाज और मसूद। इनसे जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद कानपुर कनेक्शन भी निकल करके आया था कि कानपुर में भी इन आतंकियों ने रेकी की थी और इनके बहुत से साथी जो स्लीपिंग मॉड्यूल के तौर पे काम कर रहे हैं वो कानपुर में है। इसी के चलते एनआईए की टीम आज कानपुर में थी और एनआईए की टीम ने छापेमारी करी है। कानपुर के 4 प्रमुख इलाके हैं। चमनगंज इलाका है, बेगमगंज इलाका है, पनकी गंगागंज इलाका है और जाजमऊ इलाके है। यहाँ पर एनआईए की टीम गई और एनआईए की टीम ने जो पूछताछ में निष्कर्ष निकला था, पूछताछ से जो बताया गया था, वहां पर उस चीज की रेकी करी है, उस चीज की पड़ताल करी है। आफाक एक बड़ा नाम निकल करके आया था, उसकी तलाश की जा रही है। इससे पहले भी छापेमारी की गई थी लेकिन आफाक एजेंसियों के हाथ नहीं लगा था। साथ ही 2 महिलाएं, जो संदिग्ध महिलाओं की बात की जा रही थी, उनकी भी तलाश एनआईए की टीम ने की है, पूछताछ की है उनसे और एनआईए की टीम अब वापस लौट गई। लेकिन 4 घंटे से ज्यादा की ये छापेमारी और पड़ताल रही एनआईए की और अब इस मामले में और ज्यादा जो बड़े खुलासे हैं वो आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि मिनहाज और मसूद्दीन के से पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में कानपुर कनेक्शन ये सामने आ चुका है और कानपुर कनेक्शन में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे, जो साथ दे रहे थे, ये सामने अभी आना बाकी है। जी, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है, रतीश आपसे जानना चाहेंगे कब से छापेमारी चल रही है और अभी और कितने खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, देखिए, एनआईए की टीम ने केस रजिस्टर किया था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि एनआईए की टीम कानपुर का भी कनेक्शन खंगालने के लिए पहुंचेगी और पड़ताल करेगी। छापेमारी की गई एनआईए की टीम के द्वारा आज और जो कहा जा रहा था कि आफाक के साथ साथ जो संदिग्ध महिलाएं हैं जिनके बारे में जानकारियां आतंकवादियों ने दी थी, उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनसे खंगाला जा सकता है कि उन्होंने किस किस हद तक जाकर के इन आतंकवादियों की मदद करी है, क्योंकि मिनहाज और मसूद्दीन के बारे में ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो कानपुर आए। शुक्रिया रतीश इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी रतीश, कानपुर से हमें अपडेट दे रहे थे इस बड़ी और अहम खबर पर। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर पर सियासत के बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सीएम योगी ने एटीएस के विस्तार को पूरब से पश्चिम तक हरी झंडी दे दी है। प्रशांत कुमार ने कहा कि एटीएस की 12 इकाइयों की स्थापना होगी और 10 जिलों में एटीएस की यूनिट के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई, जबकि वाराणसी और झांसी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिन 10 जिलों में जमीन आवंटित की गई है उसमें मेरठ, अलीगढ़, बहराइच, श्रावस्ती, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर और सोनभद्र में एटीएस की यूनिट और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटित की गई है। देवबंद में करीब 2000 वर्ग मीटर का रकबा शासन के द्वारा एटीएस को हस्तगित करा दिया गया है और बहुत जल्द ही हम वहां पर अपनी यूनिट को रेज करेंगे। और देवबंद की जो विशेषता ये है कि वो उत्तरांचल तथा हरियाणा के बॉर्डर पर है तथा वेस्टर्न यूपी में हम अपनी डेप्थ को और प्रेजेंस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहीं सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनेगा, जिसके लिए सरकार ने 2000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की है, जिस पर सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस सेंटर पर 15 से ज्यादा तेज तर्रार एटीएस अफसर तैनात होंगे। वैसे भी देवबंद ऐतिहासिक और धार्मिक नजरिए से काफी अहम है। ऐसे में मौजूदा हालात और चुनौतियों के मद्देनजर योगी सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत होने लगी है। अलीगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलने के लिए यहां की जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। जहां तक बात अलीगढ़ की है तो उसका नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बहुमत से पास हुआ। ये बैठक
जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। वहीं मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने के प्रस्ताव को वहां की जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बहुमत से मंजूर कर लिया गया। यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया की अध्यक्षता में हुई और दोनों जगहों से प्रस्ताव पास होने के बाद उसे आगे लखनऊ भेजा जाएगा। ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उत्कृष्ट करना चाहता हूँ। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक थी और उसमें प्रस्ताव पास हुए। सबसे पहले अलीगढ़ का नाम खरगढ़ रखने पर प्रस्ताव पास हुआ। सभी सदस्यों ने, सभी ब्लॉक प्रमुख ने इस पर सहमति जताई। आगे की हमारा शासन में भेज दिया है, ऊपर से प्रस्ताव जहाँ तक पास होगा। मैन ऋषि की तपोभूमि के कारण इस जनपद का नाम मैनपुरी था। भाषा की गलती के कारण मैनपुरी को शुद्ध नाम देते हुए मयन नगर किया गया है। वहीं आगरा के जामा मस्जिद में स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रगान और ध्वजारोहण को लेकर शहर मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस के विवादित बयान का मामला तूल पकड़ने लगा है। जामा मस्जिद के इंतजामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने शहर मुफ्ती को पद से हटाने की घोषणा कर दी है। साथ ही थाना मंचोला में केस दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। जानकारी के मुताबिक शहर मुफ्ती ने एक ऑडियो बयान जारी किया जिसमें राष्ट्रगान और झंडारोहण को इस्लाम विरोधी बताया था। वहीं आगरा के एसएसपी मुनिराज जी ने कहा है कि पूरे वीडियो की जांच कराई जाएगी। हालांकि विवाद के बाद शहर मुफ्ती ने कहा कि उनकी बात को दूसरा रूप दिया जा रहा है। ऐसा है, राष्ट्रीय जब झंडे का इन्होंने विरोध किया तो मैंने तुरंत जो है इस नतीजे पे आया, मैंने इनको तुरंत बर्खास्त कर दो, ये शहर मुफ्ती के लायक नहीं है। जब भी बोलते हैं ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं, कभी कोरोना के खिलाफ बोलते हैं, कभी ज़बरदस्ती कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ूँगा। जब मंदिर मस्जिद सबों में जो है नमाज बंद थी, इसके बावजूद भी बबलू कुमार साहब से जो है मैंने कहा भी था, मैं साहब कहने लगे मैं नमाज नहीं पढ़ने दूँगा। फिर भी उन्होंने जो 5-6 आदमियों को लेके नमाज पढ़वा दी ईदगाह में। इसका विरोध करा, कहने लगे ज़बरदस्ती जाऊँगा मैं। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में विधायक उमेश मलिक का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक ने भारतीय किसान यूनियन पर आरोप लगाया और कहा आज सज्जन परिवारों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यूनियन के लोग कब किससे अभद्रता कर दें ये पता नहीं। यूनियन के लोग कब किसी की गाड़ी तोड़ दें ये भी पता नहीं। 2 महीने पहले का बताया जा रहा वायरल वीडियो हाल ही में सिसोली से बीजेपी विधायक पर हुआ था हमला। हमले के बाद बुढ़ाना विधायक का वीडियो सामने आया। किसकी गाड़ी तोड़ दे, किसकी औरत को छेड़ दे, किसकी बहन के बदतमीजी कर दे, हर आदमी जन परिवारों का इस जिले में गुलगल। हमारे जनपद में इस प्रकार की हो चुकी कि हरी टोपी लगा के यूनियन का सेहरा बांधकर कहीं व्यापारियों के साथ, कहीं लड़कियों के साथ, कहीं कॉलेज के बाहर खड़े होकर बदतमीजी, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं पहले इस बात को कहा होगा, उसी अराजकता का परिप्रेक्ष्य में सिसोली के अंदर जो गाड़ी तोड़ने की और बिल्कुल सीधा सीधा केरोसिन डाल के, काला तेल डाल के गाड़ी में आग लगाने का प्रयास उन लोगों ने किया है, जो गुंडागर्दी की है, वो किसान अन्नदाता हो ही नहीं सकता। किसान तो सम्मान करता है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है और इसे ही हथियार बनाकर यूपी ने कोरोना से जंग जीती है। और इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी एक बार फिर अव्वल आया है, जिसने सबसे कम आबादी वाले राज्यों को वैक्सीनेशन के मामले में पछाड़ दिया। तो वहीं नया रिकॉर्ड हुआ। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है, लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश देश में 6 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन करने वाला इकलौता राज्य बन गया है। अब तक प्रदेश में 6 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अगर बात करें तो इसी महीने एक दिन में 29,52,000 लोगों को मेगा वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगाई गई थी और ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना था। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा 31 अगस्त तक प्रदेश के 10 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने की है और इस तरफ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। दरअसल वैक्सीनेशन के मामले में यूपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैक्सीनेशन के मामले में यूपी बना नंबर 1। 14 दिन के अंदर 1 करोड़ टीकाकरण, एक दिन में 29,52,000 से ज्यादा हुआ वैक्सीनेशन। यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की दी गई डोज।
वैक्सीनेशन के मामले में यूपी के अव्वल आने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और बताया कि कैसे कोरोना के खिलाफ इस जंग को कारगर बनाया गया। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखा जाए तो सभी राज्यों को वैक्सीनेशन में यूपी ने पछाड़ा। यूपी से कम आबादी वाले प्रदेश रहे पीछे। पश्चिम बंगाल में 3 करोड़ 47 लाख और केरल में 2 करोड़ 47 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र में 5 करोड़ 3 लाख और दिल्ली में 1 करोड़ 17 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को ही सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ हथियार मानते रहे और इसे ही आधार बनाकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की, जिससे यूपी न सिर्फ वैक्सीनेशन में अव्वल बना, साथ ही तेजी से कोरोना मुक्त भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनने के बाद अनुप्रिया पटेल पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया पटेल का भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आने वाले चुनाव भी हम लोग भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। सभी चुनाव में हमारे गठबंधन को जन समर्थन मिला है। कल प्रयागराज और परसों मिर्जापुर में भाजपा के साथ संयुक्त रूप से जन आशीर्वाद यात्रा होगी और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। से अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अभी भी अपना दल एनडीए गठबंधन का अंग है। कल जनपद प्रयागराज में और परसों जनपद मिर्जापुर में, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इधर मथुरा के नेशनल हाईवे के देवीपुरा में अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला। इस दौरान भूमाफिया द्वारा कब्जाई अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। भूमाफिया लगातार कॉलोनी पर अवैध निर्माण कर रहे थे और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने 33,000 वर्ग मीटर में बनी इस अवैध कॉलोनी का मजिस्ट्रेट राजीव गुप्ता की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कराया। गोंडा के एक गांव में दबंगों पर आरोप है कि उन्होंने एक पीड़ित विधवा महिला को जबरन मारपीट कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि दबंगों ने जमीन भी हथिया ली। पीड़ित महिला का आरोप यह भी है कि थाना तरफगंज में कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद उसकी तहरीर के आधार पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद प्रकरण को जमीनी विवाद बता रही है। पुलिस का कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन की बात सामने आएगी तो उसके आधार पर भी कार्रवाई होगी। मामला ग्राम सभा सिंहा चंदा का है। थाना तरफगंज क्षेत्र में एक मामला धर्म परिवर्तन करने के संबंध में प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में जांच की गई तो जानकारी हुई कि प्रार्थिया का विपक्षी पक्षनाथ से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इस संबंध में उस विवादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस संबंध में एनसीआर पंजीकृत होकर उसकी जांच की जा रही है। वहीं सोनभद्र से आ रही है बड़ी खबर। एनटीपीसी रेहंद बीजपुर के 2 नंबर बॉयलर में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग की लपटों से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो एनटीपीसी परियोजना को लाखों का नुकसान स्विच ट्रिप होने की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बीजपुर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी परियोजना की घटना। अयोध्या में रामनगरी में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक चोर के साथ निर्ममता की सारी हदें पार की गई। यहां के एक चोर की पिटाई पेड़ से बांधकर की गई। चोर को लगभग 9 घंटे तक पेड़ से बांधकर रखा गया। चोर पर मोरंग चोरी करने का आरोप है। वहीं चोर का एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं मोरंग व्यवसायी ने पेड़ से बांधकर चोर को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला थाना पूरा कलंदर के भदरसा का है। खबर हापुड़ से। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। युवक के पेट में दर्द होने पर अस्पताल कर्मियों के द्वारा युवक को दर्द का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद युवक ने छटपटाकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक के दम तोड़ने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र की स्टार न्यू भारत हॉस्पिटल का है।
16/8/2021 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक हॉस्पिटल में जीशान पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर की इंजेक्शन लगवाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम करा लिया गया, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने से दूसरा सुरक्षित रखा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिए सीएमओ ठाकुर को द्वारा उचित माध्यम पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी वहीं गोंडा के सदर तहसील में वकीलों की दबंगई सामने आई है, जहां सभागार कक्ष में जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार जन शिकायतों का निस्तारण कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में वकील सभागार में घुसे और अभद्रता करते हुए यहां की टेबल और कुर्सियों को गिराने लगे। अचानक इस तरह की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच कलेक्ट्रेट, दीवानी और तहसील परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। महोबा में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर प्रधान के परिवार ने जानलेवा हमला किया। बंधक बनाकर 2 सिपाहियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उनकी बाइक भी छीन ली गई। आरोपी को पुलिस हिरासत से भगाने के लिए सिपाहियों के साथ मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाहियों को बचाया है। सिपाहियों के साथ मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की बात कही है। वहीं सोशल मीडिया पर कानपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मनचले को महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ गया। महिला ने मनचले की सरेआम डंडों से पिटाई कर उसे सबक सिखाया। मामला पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर कॉलोनी का है, जहां यह मनचला अक्सर महिला को परेशान करता था। छोड़ो